नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश सर आपके अपने चैनल सुपर स्टडी 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन होगा हमारा इंडियन ज्योग्राफी का, जिसमें हम भारत की मिट्टी का अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और वह किस किस राज्य में पाई जाती है और उनसे क्या क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों, हमें विश्वास है कि विश्व भूगोल और भारत की भूगोल की श्रृंखला एक साथ चल रही है और आप इसको पढ़कर बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा होगा और सभी चीजें आपको याद होती जा रही हैं। तो दोस्तों, इसी विश्वास के साथ शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत मृदा चैप्टर को। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं मृदा चैप्टर से शुरू करने से पहले इस मृदा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। मृदा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो मृदा शब्द की उत्पत्ति दोस्तों, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की, एक भाषा है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? सोलम शब्द से हुई है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। तो यहां तक क्लियर हो गया है दोस्तों, किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। अब देखते हैं दोस्तों हम मृदा की परिभाषा। तो मृदा की परिभाषा अगर देखें तो पृथ्वी के ऊपरी सतह, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह पर मोटे कण, मध्यम कण और बारीक कण, मोटे कण, मध्यम कण और बारीक कण के कार्बनिक और कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी कहा जाता है। मिश्रित कणों को मिट्टी कहा जाता है। आप जानते हैं इसी मिट्टी पे जो है कृषि कार्य जो है किया जाता है। तो यह क्या है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह है। तो मिट्टी की परिभाषा है दोस्तों, याद हो गई होगी। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहा जाता है। मिश्रित कणों को मृदा कहा जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़े तो देखते हैं, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक अनुसंधान परिषद है जिसे कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में कुल 8 प्रकार की, कुल कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मृदा की पहचान की है। 8 प्रकार की मृदा की पहचान की है, जिसमें सबसे पहली मृदा है जलोढ़ मृदा, दूसरी है लाल मृदा, तीसरी है काली मृदा, चौथी है लेटराइट मृदा, पांचवी है पर्वतीय मृदा, छठवीं है शुष्क मरुस्थलीय मृदा, सातवीं है लवणीय क्षारीय मृदा और आठवीं है दलदल युक्त मृदा। तो ये 8 प्रकार की मृदा है, जिनमें से हमने 6 प्रकार को इस मैप में जो है दर्शाया हुआ है। और यहाँ जो आपको 3 मृदा दिख रही हैं, ये जो है इनकी कम मात्रा में 2 मृदा, यहाँ आपको जो 2 मृदा दिख रही हैं, लवणीय और दलदल युक्त, ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पे हम उसको नहीं दर्शाए हैं, लेकिन यहाँ पे 6 मृदाओं को हमने यहाँ पर दर्शाया है। तो यहाँ जो आपको डैश ग्रीन कलर का दिखाई रहा है, ये जो है जिस मृदा का क्षेत्र है उसे बोलते हैं जलोढ़ मृदा, उसे बोलते हैं जलोढ़ मृदा। और यहाँ जो आपको धन का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा है दक्षिण भारत में, उसे बोलते हैं लाल मृदा। यहाँ जो आपको गोला गोला दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, इसको बोलते हैं काली मृदा। क्या बोलते हैं? काली मृदा। और यहाँ आपको जो पूरी तरह से लाल रंग से भरा हुआ एक क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं लेटराइट मृदा। और यहाँ जो आपको उत्तर में जो है इस तरह लंबी लंबी लाइनें खींची हुई है, यह है पर्वतीय मृदा। और यहाँ आपको जो गैप दिखाई दे रहा है, यह है मरुस्थलीय मृदा। तो पहले हम दोस्तों भारत में सर्वाधिक 4 प्रकार की उन मृदा को देखते हैं जो कि भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। तो अगर इनका क्रम देखें तो भारत में सबसे ज्यादा जो मृदा पाई जाती है इसका नाम है जलोढ़ मृदा। पहले नंबर पर कौन है? जलोढ़ मृदा। यह भारत में कुल 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है। कितने? 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अगर प्रतिशत में देखें तो यह भारत में कुल 43% क्षेत्र पर फैली हुई है। यह भारत में 43% क्षेत्रफल पर फैली हुई मृदा है। कितने वर्ग किलोमीटर? तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरे पे है लाल मृदा, दूसरे क्रम पे है लाल मृदा। और लाल मृदा यह मुख्यतः दक्षिण भारत के क्षेत्रों में फैली हुई है और यह दूसरे स्थान पर
आती है जो है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर विस्तार में देखें तो लाल मृदा दूसरे स्थान पर आती है। तीसरे पे अगर देखें तो यह काली मृदा है, तीसरे स्थान पे काली मृदा है जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रही है। और चौथे स्थान पे है लेटराइट मृदा, चौथे स्थान पे है लेटराइट मृदा। ये चार क्रम हैं मृदा के विस्तार के आधार पर। अगर कभी एक क्रम समझाने के लिए देता है दोस्तों, ये क्रम आपको याद रखेगा कि सबसे ज्यादा विस्तार है जलोढ़ मृदा का, फिर है लाल मृदा, फिर है काली मृदा, फिर है लेटराइट मृदा। तो हम दोस्तों एक एक मृदा को उठाते हैं और उसका अध्ययन करते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो पहली हमारा अध्ययन होगा जलोढ़ मृदा का। पहला अध्ययन होगा हमारा जलोढ़ मृदा का। पहला अध्ययन करेंगे हम जलोढ़ मृदा का। तो जलोढ़ मृदा दोस्तों अगर देखें तो यह भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है और इसका कुल विस्तार है 15 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब यह 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है। कितना विस्तार में? 15 लाख। और इसको प्रतिशत में देखें तो यह भारत के कुल क्षेत्रफल के 43% क्षेत्रफल पर पाई जाती है जलोढ़ मृदा। और यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन है? तो जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। यह दोस्तों अधिकतम उत्तर भारत के मैदान के क्षेत्रों में, उत्तर भारत जो है यहां पर इसका सर्वाधिक विस्तार है। तो दोस्तों अब देखते हैं इस जलोढ़ मृदा को। तो ये तो हो गए कुछ इसकी विशेषता, ये तो हो गई इसकी कुछ विशेषता। ये जो जलोढ़ मृदा है इसके भी दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार है। देखिएगा, एक इसका प्रकार है जिसे बोलते हैं खादर, जिसे बोलते हैं खादर, और एक प्रकार है इसका जिसे बोलते हैं बांगर, जिसे बोलते हैं बांगर। खादर को बोला जाता है नवीन जलोढ़, इसे बोलते हैं नवीन जलोढ़, इसे बोलते हैं नवीन जलोढ़। और बांगर को बोलते हैं पुरानी जलोढ़, इसे बोलते हैं पुरानी जलोढ़। और इन दोनों में भी देखें दोस्तों, इन दोनों में भी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है ये खादर मृदा। जलोढ़ मृदा के दो प्रकार हैं, एक खादर है, एक बांगर है। इन दोनों में भी सबसे ज्यादा जो उपजाऊ मृदा है वह है खादर मृदा। अब देखते हैं दोस्तों इसका निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण देखें दोस्तों, जैसे मान लीजिए यह एक नदी है, यह एक नदी है। आप जानते हैं कि नदियां जो है यह कई क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं और अलग अलग प्रकार की मिट्टियां जो है काट कर यह अपने पानी के साथ बहाकर आगे बढ़ती हैं। और जब इस नदी में क्या होता है, जब बाढ़ आती है, जब इसमें बाढ़ आती है तो क्या होता है, इस नदी का जल इसकी घाटियों से निकलकर इन क्षेत्रों में फैल जाता है। मतलब नदी के घाटी के बाहर इन क्षेत्रों में भी फैल जाता है। तो जहां तक ये फैलता है इसका जल, जहां तक इसका जल फैलता है, तो यहां पर जिस मिट्टी का जन्म होता है उसे बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। नदियां अपने साथ मिट्टी काट कर ले आई और इसमें आ गई बाढ़। तो बाढ़ के द्वारा ये पानी जहां जहां तक पहुंचता है वहां वहां ये जो मिट्टी है एक परत के रूप में ऊपर दिख जाता है, जिससे एक मिट्टी का जन्म होता है, उसे बोलते हैं खादर। ये तो हो गया खादर। और इसमें हर वर्ष परिवर्तन आता रहता है। नदी में बाढ़ आई और बाढ़ यहां तक पहुंची और मिट्टी बदल गई। इससे जो है इसमें जो है यह एक प्रकार की उपजाऊ मृदा होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा। लेकिन मान लीजिए ये वाला क्षेत्र जहां कभी न कभी ये नदी का जल यहां तक पहुंचा लेकिन वर्तमान में नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसी मृदा को बोलते हैं बांगर। ऐसी मृदा को बोलते हैं बांगर। तो जो खादर है यह नवीन जलोढ़ है और बांगर जो है यह पुरानी जलोढ़ है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, विश्वास करते हैं आपको समझ में आ गया होगा खादर और बांगर।
खादर और बांगर मृदा समझ में आ गई होगी। खादर क्या है? नवीन जलोढ़ है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा। किसका यह प्रकार है? तो जलोढ़ मृदा का ही एक प्रकार है और भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली यह मृदा है। यहां आपको जो दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का जो। अगली मृदा है दोस्तों लाल मृदा। अगली मृदा है लाल मृदा। लाल मृदा जो कि सर्वाधिक दक्षिण भारत में पाई जाती है। सर्वाधिक कहां पाई जाती है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में भी सबसे ज्यादा यह पाई जाती है तमिलनाडु राज्य में। जो लाल मृदा है, अगली मृदा है लाल मृदा। लाल मृदा यह सर्वाधिक पाई जाती है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में भी यह सर्वाधिक तमिलनाडु राज्य में। आंध्र प्रदेश में भी इसका विस्तार है, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा यह तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर इसका विस्तार देखें तो यह दूसरी ऐसी मिट्टी है जो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो भारत में अगर दूसरे स्थान पर किसी मिट्टी का स्थान देखें तो वह लाल मृदा है। इससे एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि जो लाल मृदा है इसका लाल रंग क्यों है? लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों है? तो यह तत्व एक पाया जाता है इसमें जिसे बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं आयरन या लौह। आयरन को ही दोस्तों बोला जाता है लौह ऑक्साइड। आयरन या लौह ऑक्साइड के मिलने से इस मिट्टी का रंग हो जाता है लाल। तो लाल मृदा का लाल रंग क्यों है दोस्तों? तो आयरन या लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल है। सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु राज्य में। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर इसका सर्वाधिक विस्तार है। और इसमें कृषि किसकी कर सकते हैं दोस्तों? तो इसमें कृषि कर सकते हैं आप तंबाकू की। इसमें कृषि की जाती है तंबाकू। तंबाकू के बाद आप जो है गेहूं की भी कृषि की जाती है। गेहूं की भी कृषि की जाती है। तो इन सब की इसमें कृषि की जाती है लाल मृदा के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो लाल मृदा के बाद है काली मृदा। और अब तक मृदा के चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है इस काली मृदा से। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। काली मृदा, काली मृदा। काली मृदा का नाम काली क्यों है? तो यह देखने में काली है, यह देखने में ही काली है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है काली मृदा। तो पहले इसका उपनाम हम देखते हैं। इसके उपनाम से ही प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो इस काली मृदा को कहा जाता है लावा मृदा भी कहा जाता है। लावा मिट्टी, मृदा को ही मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इस मिट्टी की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है। मतलब यहां मान लीजिए कोई ज्वालामुखी है, यहां पर कोई ज्वालामुखी है, तो क्या होता है जब ज्वालामुखी से लावा जब निकलता है तो लावा इस धरातल पर क्या करता है? फैल जाता है। जब यही लावा ठंडा होता है तो बेसाल्ट चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किस चट्टान के रूप में? बेसाल्ट चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर यही जो चट्टान है अपक्षय और अपर्दन मतलब टूटने फूटने के द्वारा, इसके महीन कण के द्वारा इस एक मिट्टी का जन्म होता है जिसे बोलते हैं काली मिट्टी या लावा मिट्टी, जिसे बोलते हैं काली मिट्टी या लावा मिट्टी। तो जब यहां निकलता है लावा तो धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद यह काला रंग का हो जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं काली मिट्टी। अगला इसका उपनाम है दोस्तों, अगला इसका उपनाम है काली मृदा का। इसे रेगुर, स्थानीय भाषा में इसे रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसे रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। एक और इसका नाम है, इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसको इसलिए कहा जाता है कि इस मिट्टी में सर्वाधिक कृषि की जाती है कपास की।
सर्वाधिक जो कृषि की जाती है कपास। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है कपास को जानते ही नहीं कि कपास होता क्या है। तो जो रुई होता है, जो रुई वही कपास, जो कपास जो है उसी रुई का ही रूप है जो है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कपासी मिट्टी। क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कपास की कृषि सर्वाधिक की जाती है। अगला नाम है इसका, अगला उपनाम है, इसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में इसे बोला जाता है करेल मिट्टी। इसे बोलते हैं करेल मिट्टी। करेल मिट्टी आप कहते हैं दोस्तों करेलिया मिट्टी, करेलिया जो मिट्टी कहते हैं तो वही है करेल मिट्टी। शुद्ध इसको बोला जाता है करेल मिट्टी। कहां बोला जाता है? तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बोला जाता है। अगला इसका नाम है, इसे एक और नाम दिया जाता है और उसका नाम है स्वतः जुताई वाली मिट्टी। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसे स्वतः जुताई वाली भी मिट्टी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो होता क्या है कि जब गर्मियां आती हैं तो इसमें जब नमी की मात्रा समाप्त हो जाती है तो यह मोटी मोटी दरारों में फट जाती है, यह मोटी मोटी दरारों में फट जाती है और दूर से देखने के बाद लगता है कि खेत की जुताई की हुई है। तो इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली भी मिट्टी कहा जाता है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोजम मृदा कहा जाता है। इसे चेरनोजम मृदा भी कहते हैं। इसे चेरनोजम मृदा भी कहते हैं। तो कितने नाम इसके हो गए? तो पहला है काली मृदा, लावा मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, करेल मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम मृदा। तो ये इसके दोस्तों उपनाम थे, इसके यह उपनाम थे। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसी से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अब इसकी स्थिति देखते हैं कि यह कहां पाई जाती है। तो यह सर्वाधिक दोस्तों पाई जाती है भारत में, सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र राज्य। कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र राज्य में यह सर्वाधिक पाई जाती है काली मृदा। और इस मिट्टी की एक विशेषता है दोस्तों कि इसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक है। मतलब एक बार अगर सिंचाई कर दी गई तो इसको जल्दी पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें शुष्क जो कृषि करने के लिए सबसे उपलब्ध मिट्टी है। शुष्क अगर कृषि कोई करनी है जिसमें पानी की मात्रा कम चाहिए तो यह जो मिट्टी है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब अगर इसके मिट्टी में एक बार अगर सिंचाई कर दिए तो जल्दी पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो जल धारण क्षमता सर्वाधिक, जल धारण क्षमता सर्वाधिक। तो जल धारण क्षमता क्या है दोस्तों? सर्वाधिक है इसमें जो है। तो कौन कौन हो गया? सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। और इसमें जल धारण की क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो ये हो गया दोस्तों काली मृदा, यह हो गया काली मृदा और इसकी कुछ विशेषताएं नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली मृदा है लेटराइट मृदा। अगली मृदा है लेटराइट मृदा, चौथे नंबर की मृदा है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा की उत्पत्ति होती है उन क्षेत्रों में जहां पर होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और उच्च तापमान। और क्या होता है? उच्च तापमान। वहां पर एक मिट्टी का जन्म होता है जिसे बोलते हैं लेटराइट मृदा। और ऐसी स्थिति दोस्तों भारत में कहां बनती होगी? तो ऐसी स्थिति बनती है भारत में दो स्थानों पर सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से बनती है। एक तो बनता है यहां पर पश्चिमी घाट पर, जो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से
सर्वाधिक वर्षा होती है, और यह भूमध्य रेखा के पास क्षेत्र है, तो यहाँ सर्वाधिक धूप होती है, सर्वाधिक धूप होती है। और एक क्षेत्र बनता है इसका यहाँ पर थोड़ा मेघालय क्षेत्र में, मेघालय क्षेत्र में भी जो शिलांग का पठार है, जो शिलांग का पठार है, यहाँ पर भी जो है ऐसी स्थिति बनती है जहां पे भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय में, मेघालय राज्य में मौसीराम चिरापुंजी, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो यहाँ भी लेटराइट मृदा पाई जाती है। और इस मृदा का अगर उपयोग देखें तो इस मृदा का उपयोग किया जाता है ईंट बनाने में, जो घर बनाने के लिए ईंट का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो है सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है लेटराइट मृदा, क्योंकि यह बहुत कठोर होती है, यह मिट्टी बहुत कठोर होती है। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो ईंट बनाने में, घरों की ईंट बनाने में। और इसमें कृषि किसकी कर सकते हैं, तो कृषि की जाती है मसाले, मसालों की कृषि की जाती है। आप जानते हैं केरल क्षेत्र जो है मसालों की प्रसिद्ध है, मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो मसालों की खेती होती है। और किसकी कर सकते हैं, तो काजू की कृषि हो सकती है इसमें। और किसकी होती है, तो चाय की कृषि कर सकते हैं। और किसकी कर सकते हैं, तो कॉफी की कृषि कर सकते हैं। ये सब जो है होते हैं किसमें, तो लेटराइट मृदा में, मसालों, काजू, चाय, कॉफी, इन सब का जो है लेटराइट मृदा में कृषि की जाती है। तो ये हो गया लेटराइट मृदा दोस्तों। अगली मृदा देखते हैं। अगली मृदा देखें तो अगली मृदा है पर्वतीय मृदा। नाम से ही पता चल रहा है पर्वतीय मृदा, तो यह ऐसे क्षेत्र में पाई जाती होगी जहां पर पर्वत सर्वाधिक है। और पर्वतीय क्षेत्र कहां पाया जाता है दोस्तों, तो पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पाया जाता है पर्वतीय क्षेत्र। तो यहाँ पर ये पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है। तो कहां कहां मिलती है, तो यह जम्मू कश्मीर, कहां और कहां मिलती है, तो उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में मिलती है पर्वतीय मृदा। और पर्वतीय मृदा में दोस्तों एक पदार्थ है ह्यूमस। क्या है, ह्यूमस। ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है। ह्यूमस दोस्तों, ह्यूमस का निर्माण सड़े गले पदार्थों से होता है। जैसे पत्तियां जो पर्वतों पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनसे जो पत्तियां जो गिरती हैं, उन पत्तियों के सड़ने गलने से एक पदार्थ का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं ह्यूमस। यह एक प्रकार का मिट्टियों की ताकत होती है, यह एक प्रकार से मिट्टियों की ताकत होती है जो कि मिट्टियों में उत्पादन को बढ़ाता है। और भारत में पर्वतीय मिट्टी को छोड़कर सभी मिट्टियों में ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और नाइट्रोजन की भी दोस्तों, नाइट्रोजन की भी कमी पाई जाती है भारत के सभी मिट्टियों में लगभग। इसीलिए आप जो है नाइट्रोजन की मात्रा को मिट्टी में बनाए रखने के लिए आप प्रयोग करते हैं यूरिया का। किसका प्रयोग करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिस पर लिखा भी होता है 46% नाइट्रोजन। यूरिया की जब बोरी देखेंगे उस पर लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन। तो इनकी कमी जो भारतीय मिट्टियों में पाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो पर्वतीय मृदा कहां पाई जाएगी दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें कृषि किसकी की जाती है दोस्तों, तो इसमें कृषि होती है, इसमें कृषि की जाती है सेब की। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जानते हैं सेब, नाशपाती, सेब, नाशपाती, इन जो है इनकी कृषि की जाती है, इनकी कृषि की जाती है। क्या नाम इस मृदा का नाम, पर्वतीय मृदा। अगली मृदा है शुष्क या मरुस्थलीय मृदा। अगली मृदा है शुष्क व मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय नाम से ही पता चला है दोस्तों, ऐसी मृदा जो मर गई हो, ऐसी मृदा जो मर गई हो। तो जब मृदा ही मर गई होगी तो दोस्तों कृषि करने योग्य मृदा हो ही नहीं सकती। तो ऐसी मृदा कहां पाई जाती है दोस्तों, तो ऐसी मृदा का क्षेत्र है राजस्थान राज्य। राजस्थान में थार का मरुस्थल आप सुने होंगे, तो थार के मरुस्थल में ये मृदा पाई जाती है जिसका नाम है मरुस्थलीय मृदा। तो इसमें कृषि तो हो नहीं सकती दोस्तों, यह मृदा जो होती है कृषि योग्य नहीं होती है। जो मरुस्थलीय मृदा है यह कृषि योग्य नहीं होती है। और दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि यहाँ पर मरुस्थल का जन्म कैसे हुआ।
यहाँ पर ही, भारत में तो और कहीं पे नहीं हुआ, यहीं पर क्यों मरुस्थल बना? तो यहाँ इसलिए बना दोस्तों कि यहाँ पर एक पर्वत है जिसे बोलते हैं अरावली पर्वत। आपको हम बताए हैं कि अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है 800 किलोमीटर की लंबाई में। तो यहाँ तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरब सागर से उठने वाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब ये चलता है, आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर सबसे पहला पर्वत पड़ता है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो कि इस मानसून के समानांतर है। अगर यह पर्वत कुछ इस तरह होता, कुछ इस तरह होता तब तो इनको रोकता, लेकिन यह इस तरह क्या है, सीधा सीधा है, तो मानसून इसी के समांतर इसके ऊपर से ही गुजर जाता है, इसके ऊपर से ही गुजर जाता है और जाकर टकरा जाता है किससे, हिमालय से। इन क्षेत्रों में वर्षा हुई, इसका मतलब इस क्षेत्र को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी वर्षा नहीं प्राप्त हुई। अगला साधन मिलता है बंगाल की खाड़ी से, पूर्वी बंगाल की जो शाखा है। तो यहां से जो मानसून बनता है यह बढ़ता है आगे और यहाँ गारो खासी जयंतिया पहाड़ी से टकराकर खूब वर्षा करता है और यहाँ से यू टर्न लेता है और यह मुड़ता है पश्चिम की दिशा में और यहां से यह वर्षा करते करते आगे बढ़ता है। लेकिन इन क्षेत्रों तक पहुंचने से पहले ही ये जो मानसून था ये अपनी नमी को समाप्त कर देता है। मतलब यहां से वर्षा करते करते आगे बढ़ता है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जाते जाते इसमें की नमी ही समाप्त हो जाती है। मतलब इसको पूर्वी बंगाल की जो शाखा थी इससे भी वर्षा की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए ये पूरा क्षेत्र कैसा रहता है, शुष्क रहता है। ये क्षेत्र शुष्क रहता है। ये कैसा रहता है, शुष्क रहता है। तो दोस्तों आपको बता दो कि मैं अपनी कोचिंग में पढ़ा रहा था, तो मेरा एक शिष्य था, थोड़ा मजाकिया है, उसने बोला कि सर जी तो क्यों नहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कर दिया जाए, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कर दिया जाए जिससे इस बिल्डिंग से टकरा कर यहाँ पर वर्षा हो। तो अभी ना समझ है, अभी उसका पहला ही दिन था, अभी वो जानने की उसकी बहुत ज्यादा इच्छा है, तो उसको हम इस चीज को बताएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अगली मृदा है जिसे बोलते हैं लवणी या क्षारीय मृदा। लवणी या क्षारीय मृदा, लवणी या क्षारीय मृदा दोस्तों यह सर्वाधिक पाई जाती है गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में पाई जाती है, गुजरात राज्य में पाई जाती है सर्वाधिक। और लवणी और क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा जिसे आप स्थानीय भाषा में ऊसर कहते हैं, ऊसर, रेह, क्या कहते हैं, रेह, या इसे कल्लर, रेह कल्लर, या इसे ऊसर भी कहा जाता है, इसे ऊसर भी कहा जाता है। तो ये देखिएगा यह उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा लवणी या क्षारीय मृदा पाई जाती है कहां पर? यह पाई जाती है सबसे ज्यादा गुजरात राज्य में। तो इसके सुधार के लिए दोस्तों क्या कहता है, इसके सुधार के लिए इसमें एक आता है जिप्सम, एक पदार्थ है जिसका नाम है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जो क्षारीय मृदा है, जो क्षारीय मृदा है, ये इसमें सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए यह खेत है, यह कोई खेत है और इसकी भूमि कैसी है? ऊसर है। तो क्या कहता है, इसमें जिप्सम, पानी भरकर इस मृदा में जिप्सम डाला जाता है और जिप्सम क्या करता है, जिस प्रकार वॉशिंग पाउडर कपड़े से मैल को अलग कर देता है, उसी प्रकार यह जिप्सम इस मिट्टी से क्षार को अलग कर देता है और इस क्षार को इसके बाद इस खेत से निकालकर किसी ऐसी जगह पर प्रवाहित कर दिया जाता है जहां भूमि कृषि योग्य ना हो। तो इसलिए इससे जो है इस क्षारीय मिट्टी में सुधार किया जाता है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, क्षारीय मृदा, ये जो लवणी मृदा है, ये तो सबसे ज्यादा पाई जाती है गुजरात राज्य में। जो लवणी मृदा है ये सबसे ज्यादा गुजरात राज्य में पाई जाती है, लेकिन यह क्षारीय मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षारीय मृदा पाई जाती है। इस बात को नोट करिएगा, जो लवणी मृदा है अर्थात जिसमें लवणता की मात्रा है, तो ऐसी मृदा कहां पाई जाएगी? समुद्र के किनारों पर। तो लवणी मृदा इन क्षेत्रों में पाई जाती है, यहां पर इन क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा, यहां पर बहुत कम मात्रा मिलती है। और लेकिन क्षारीय मृदा जो है ये सबसे ज्यादा पाई जाती है कहां पर? उत्तर प्रदेश राज्य में
पाई जाती है, जिसे बोलते हैं ऊसर, रेह या कल्लर मृदा। अगली मृदा है दलदल युक्त मृदा। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, दलदली मृदा। ऐसा क्षेत्र जिसमें दलदली मृदा का क्षेत्र हो, ऐसा क्षेत्र कहां हो सकता है दोस्तों? तो ऐसा क्षेत्र जो है सर्वाधिक मिलता है पश्चिम बंगाल में, जहां है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा इन क्षेत्रों में जो है ये पाई जाती है। यहां पर ये थोड़ा थोड़ा पाई जाती है पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में जो है दलदली मृदा, सुंदरवन के डेल्टा में। ये हो गया दोस्तों भारत की मिट्टियां और उनसे पूछे जाने वाले प्रश्न, और यह किस किस राज्य में पाई जाती है, और यह किस किस राज्य में पाई जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको भारत की सभी मिट्टियां याद हो गई होंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।